हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल, आपका जेडब्ल्यू केमिस्ट्री फैकल्टी, हाजिर हूं एक और दमदार, एक और अमेजिंग, एक और एक्साइटिंग सेशन लेके क्लास 11th के बच्चों के लिए। क्योंकि फिर से हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक और दमदार टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसमें कवायद तो ये चल रही है कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, एटम का मॉडल कैसा दिखता है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता लग चुका है। एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं, पता लग चुका है। एटम के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, ये भी पता चल चुका है। न्यूक्लियस के अंदर दोनों गुपचुप बैठे रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। लेकिन सवाल ये नहीं उठता, सवाल ये उठता है कि एक्चुअली ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर एक्चुअली इनका अरेंजमेंट क्या है, इनका रीलोकेशन या इनके जो लोकेशन कहना चाहिए वो क्या है एटम के अंदर। कवायद इस बात की चल रही है, जिसका जवाब अब हम रदरफोर्ड में ढूंढेंगे, मतलब रदरफोर्ड के मॉडल में ढूंढेंगे। क्योंकि रदरफोर्ड ने जिम्मेदारी उठाई है कि भैया मैं आपको बताता हूं एटम का मॉडल क्या है, एटम का स्ट्रक्चर क्या है। और रदरफोर्ड हमारे लिए अब नया भगवान है, नया बाहुबली है। क्यों नया बाहुबली है भैया? क्योंकि रदरफोर्ड ने हमारे पुराने बाहुबली को हरा दिया। पुराना बाहुबली कौन थे? अपने टॉमसन साहब। पिछला वीडियो अपन देखकर आए, जिसमें अपन ने टॉमसन की बात करी थी। और टॉमसन को अपन ने पहले बहुत बड़ा इंसान माना। क्यों? क्योंकि पहला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने की थी। लेकिन बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो रदरफोर्ड ने पूछी, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताई, लेकिन टॉमसन उसको अपने मॉडल के थ्रू प्रूफ नहीं कर पाया। टॉमसन उसको अपने मॉडल के थ्रू नहीं वेरीफाई कर पाया। तो फिर कवायद ये चली कि यार डेफिनेटली टॉमसन का मॉडल गलत है। और अब रदरफोर्ड से लोगों ने उम्मीदें बांधी कि भैया आप एक मॉडल बताओ। रदरफोर्ड भी बड़ा स्मार्ट प्लेयर, दिमाग से खेलने वाला। उन्होंने कहा यार मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं और मेरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूं कि एटम जो होता है वो कैसा दिखाई देता है। एटम के अंदर का स्ट्रक्चर में कहां इलेक्ट्रॉन है, कहां प्रोटॉन है, कहां न्यूट्रॉन है, मैं ये बताना चाहता हूं। और मैं 100% कोशिश करूंगा कि एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस पूरी चीजों का आंसर दे दूं। हालांकि जब वो इस एक्सपेरिमेंट पर गए, जब वो इस एक्सपेरिमेंट को गए, तो उनके इस एक्सपेरिमेंट के पीछे का साइंस बड़ा लॉजिकल साइंस था। उनने ये माना कि यार मैं एटम के अंदर की स्ट्रक्चर जो भी है, अंदर की चीजें जो भी हैं, उसकी अगर एक परछाई बना लूं, उसकी अगर एक शैडो बना लूं, तो उस शैडो में मुझे एटम का इनर स्ट्रक्चर बड़ा क्लियर हो जाएगा। मतलब एटम कोई अंदर से कैसा दिखता है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस मुझे क्या करना है, उस एटम के अंदर की परछाई बनाना है, अंदर की चीजों की शैडो मैपिंग करनी है, शैडो लेनी है। तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अंदर का स्ट्रक्चर मेरे को पता चल जाए। तो सारे लोग लग गए यार इस कवायद में, रदरफोर्ड का साथ देने में। लेकिन रदरफोर्ड के सामने सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि यार एटम के अंदर जो रे जाएगी, लाइट रे, वो कैसे जाएगी। क्योंकि लाइट रे अगर बाहर के बाहर ही रुक गई तो फिर एटम की जो परछाई आएगी वो एक स्फेरिकल बॉल जैसी आएगी। जैसे मान लो मैं एक टॉर्च की लाइट मारता हूं किसी बॉल के सामने, तो उस बॉल के पीछे परछाई दिखती है ना। इट मींस क्या कि वो जो लाइट रे मैंने मारी वो उस बॉल के अंदर पेनिट्रेट नहीं हुई, बल्कि बॉल ने रोक दिया। बॉल क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट थी, और ओपेक ऑब्जेक्ट थी तो पीछे शैडो बन गई। लेकिन रदरफोर्ड ये चाहते थे कि यार मैं उसको अंदर रोकने की कोशिश करूं, मतलब वो बाहर के आउटर सरफेस को तो पेनिट्रेट कर जाए, लेकिन अगर कोर पार्ट में जाएगी, अगर अंदर के पार्ट में जाएगी, तो वो वहां पर जाकर उसको पेनिट्रेट ना कर पाए, तब वहां पर पेनिट्रेशन ना हो। संपट पड़ रही है मेरी बात? तो वो बाहर के स्ट्रक्चर को तो पेनिट्रेट करवाना चाहते थे, क्योंकि अगर बाहर को पेनिट्रेट नहीं करेगी तो फिर एक गोल शैडो दे देगी, स्फेरिकल शैडो। और एटम स्फेरिकल होता है, ये बात तो डाल्टन साहब ने बहुत पहले बता दी थी। तो उनको एक ऐसी रे चाहिए थी जो बाहर वाले हिस्से को तो पेनिट्रेट करे, लेकिन अंदर कोर पार्ट में जब हम जाएंगे, जब हम मोर डेंसर पार्ट में जाएंगे, तो वो वहां पर पेनिट्रेशन ना करे, वहां पर वो ओपेक, मतलब वहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो ओपेक बन जाए और लाइट को पास होने ना दे, जिससे मैं लाइट की शैडो बना लूंगा। लॉजिकल था, कंसेप्चुअल था, काफी कुछ चीजें समझ में हमें भी आने लगी कि हाँ यार परछाई वाला जो साइंस लिया ये बिल्कुल सही लिया है। लेकिन कितना सही निकला ये एक्सपेरिमेंट?
क्या इस एक्सपेरिमेंट से वाकई में एटम का स्ट्रक्चर मिला, अगर मिला तो कैसा मिला, ये सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। और उस एक्सपेरिमेंट का जो नाम था उसको बोल दिया गया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल कह लो, अल्फा रे कह लो, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कह लो, कई नाम है इसके, लेकिन रदरफोर्ड के ये एक्सपेरिमेंट में बहुत सारी चीजें हमें समझ में आई। तो स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का डिस्कशन। लेकिन उससे पहले आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर, खास तौर से आईआईटी जेईई और नीट के प्लेटफॉर्म पर आपको इतनी सारी चीजें मिलती हैं जो शायद किसी के पेड कोर्स में भी नहीं मिलती। सबसे पहले आपको थ्योरी के एक्सप्लेनेटरी वीडियोस मिलते हैं, डिटेल आपको जो टॉपिक वाइज थ्योरी होती है उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के वीडियोस आपको मिलते हैं, जैसे कि वीडियो आपको मिल रहा है। उसके बाद आईआईटी के लिए हमेशा याद रखना, आपको जितने आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना आईआईटी क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। इस बात को मानते हुए आपको भरपूर क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिलती है, फिर चाहे वो डीपीपी के फॉर्मेट में हो जहां हर टॉपिक पे 15 से 20 सवाल आते हैं, चाहे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेशंस हो जहां पर 300-400 क्वेश्चंस हम इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जहां 250-300 क्वेश्चंस पिछले 35-40 सालों में जो आईआईटी में आए उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये भरपूर प्रैक्टिस कराई जाती है आपके आईआईटी एग्जाम के लिए। दूसरी बात, इसके अलावा आपको मोटिवेशनल सेशंस मिलते हैं, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, क्विज सेशंस होते हैं जहां पर हम आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं क्विज के फॉर्मेट में। उसके अलावा आपकी टेस्ट सीरीज होती है, चैप्टर वाइज और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है। और ये सारी चीजें जो आपको मिलती हैं वो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर मिलती हैं, और सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मतलब कोई सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करना, कोई पैकेज नहीं खरीदना, कोई कूपन कोड नहीं लगाना, क्योंकि ये सारी चीजें आपको 100% फ्री एजुकेशन के तौर पर मिलती है। तो अभी भी भैया फायदा उठाएं, वेबसाइट को शेयर करें जितना ज्यादा हो सके, वेबसाइट पर जाकर एक्सप्लोर करें। यूट्यूब चैनल पर तो आप हैं, यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, लेकिन वेबसाइट पर और भी जखीरा है, और भी तिजोरी खुलती है भाई वहां मैग्नेट ब्रेन्स की, तो वहां पर आप जाकर ये सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। चलें, अब हम आते हैं रदरफोर्ड्स के अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पर। क्या था स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्या चीजें इससे समझ में आती हैं, वो हमें यहां देखनी है। अभी तक हम लोगों ने बच्चों एटम का स्ट्रक्चर तो देख लिया था कि यार एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब बाहरी रूप में, नॉट अंदर से, लेकिन बाहरी रूप में हमने एटम का स्ट्रक्चर तो देख लिया था। तो दिस वाज एटम का स्ट्रक्चर, दिस वाज एटम का स्ट्रक्चर, लाइक बाहरी रूप में गोल है, ये अभी तक कंफर्म था। अब रदरफोर्ड चाहते थे कि हम लोग कोई ऐसी रे लें, रदरफोर्ड खुद ये मानते थे कि हम लोग, मतलब मैं उनके साथ नहीं था उस समय, मैं तो था ही नहीं इस दुनिया में तब, लेकिन रदरफोर्ड ये मानते थे कि हमारी टीम एक ऐसी रे लेकर आए जो रे इसके आउटर पार्ट को तो पेनिट्रेट कर दे, लेकिन जब हम कोर पार्ट में जाएं, कोर पार्ट मतलब जब हम सेंटर की तरफ जाएं, डेंसर मीडियम की तरफ जाएं, तो वो रे पेनिट्रेट ना करे, बल्कि उस रे की हमें एक शैडो मिल जाए। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि जब हम सेंटर की तरफ मूव करेंगे, सपोज करो ये एक वो है और ये उसका सेंटर है, जब हम भाई सेंटर की तरफ मूव करेंगे तो व्हाई इट इज कंसीडर्ड की जो रे है, मतलब जो सब्सटेंस है वो और डेंस होता जाएगा एज इट इज मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर, एज दे आर मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, डेंसिटी का एक ही फंडा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का एक ही फंडा है, डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की मास अपॉन वॉल्यूम पे डिपेंड करती है, और किसी भी स्फेरिकल बॉडी का जो मास होता है वो उसके बिल्कुल सेंटर पे होता है, राइट। कोई भी स्फेरिकल बॉडी अगर है तो उसका जो भी मास है वो उसके बिल्कुल सेंटर पे, उस बॉडी का जो भी मास है वो इसके बिल्कुल सेंटर पे लोकेटेड है, तो ये बिल्कुल सेंटर पे। और जो वॉल्यूम है, जैसे आप अंदर जाते जाओगे तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम कम होगा। क्यों कम होगा? बिकॉज आप सपोज करो आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाओ, आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाओ, तो लाइक वॉल्यूम कम हो रहा है ना, ये देखो इसका वॉल्यूम कम होगा बिकॉज रेडियस कम है ना। आप देखोगे अगर तो इसकी रेडियस ये थी कैपिटल आर और इसकी रेडियस ये हो गई स्मॉल आर, तो रेडियस कम हो गई ना। और वॉल्यूम स्फीयर का क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब वॉल्यूम जो होता है वो रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली बिल्कुल प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होगा वो रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना बड़ा रेडियस होगा वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा, वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा डेंसिटी उतनी कम होगी। एंड एज यू आर मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो मास तो वही रहेगा, मास में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा मास किसी भी बॉडी का उसके सेंटर पर होता है। स्फेरिकल बॉडी का खास तौर से, विच इज नोन एज इट सेंटर ऑफ मास।
ये फिजिक्स में आपको पढ़ना है। सेंटर ऑफ मास का जो कंसेप्ट है, रोटेशनल मोशन करके फिजिक्स में एक चैप्टर आता है, वहां पर आपको बकायदा बताएंगे कि हर बॉडी का जो मास होता है वो किसी ना किसी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, किसी ना किसी एक पॉइंट पर वो पूरी तरीके से शामिल होता है, कंट्रीब्यूट करता है, और उसी एक पॉइंट से आप उस बॉडी को बैलेंस भी कर सकते हो। कोई भी बॉडी हो, नॉट नेसेसरी कि मैं स्फेरिकल बॉडी की बात कर रहा हूं, ये मैं इन जनरल बात कर रहा हूं, ठीक है। एटम हमारा स्फीयर, अभी मैं स्फीयर की बात स्पेसिफिकली करने लगूंगा, लेकिन अभी जो स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं कि किसी भी बॉडी का मास किसी एक पॉइंट पर लोकेटेड होता है जो उसका सेंटर ऑफ मास माना जाता है, वो बात किसी भी बॉडी की ज्योमेट्री के लिए। जैसे आपको ये स्टाइलस दिख रहा है, ये पेन दिख रहा है, ये पहले भी मैं एक बार बता चुका हूं, ये स्टाइलस दिख रहा है आपको, इस स्टाइलस का अपना कोई वेट है, कोई वजन है, लेकिन अगर मैं देखूं तो इस स्टाइलस का पूरा वजन सिर्फ एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड होगा, मतलब पूरा वजन एक पॉइंट पर कहीं जाकर इकट्ठा हो रहा होगा। और अगर उस पॉइंट को मैं पकड़ लूं और उस पर इस पेन के मास के बराबर का एक फोर्स लगाऊं, मतलब ये पेन जितना वेट नीचे की तरफ लगा रहा है उसी पॉइंट पर उतना वेट लगा दूं, तो ये जो पेन है, ये जो स्टाइलस है, ये बैलेंस हो जाएगा। कोशिश करता हूं मैं कोशिश करता हूं पूरा इसका, सपोज करो इसका कहीं ना कहीं जो सेंटर पॉइंट है ये कहीं ना कहीं मैं मान लेता हूं कि ऐसा कुछ सेंटर पॉइंट है, ये देखो हो गया बैलेंस, ये देखो बैलेंस हो गया, पूरा बैलेंस हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मुझे वो पॉइंट मिल गया जहां से मैं इस स्टाइलस को क्या कर पा रहा हूं, बैलेंस कर पा रहा हूं, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पर इस पूरे स्टाइलस का मास कंसंट्रेटेड है, और ये पॉइंट जहां पर मेरी फिंगर रखी हुई है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास। इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहेंगे। तो जब तुम सेंटर की तरफ अप्रोच करोगे तो मास में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि अभी भी मास उसका कॉन्सेंट्रेटेड है वहीं पर। But now the volume will decrease. Why volume will decrease? Because radius will decrease, and since volume will decrease, तो density will increase. तो वॉल्यूम के कम होने से भाई साहब यहां पर डेंसिटी बढ़ जाएगी। वॉल्यूम के कम होने से भाई साहब यहां पर डेंसिटी जो हो जाएगी, इट विल गोइंग टू इंक्रीज, तो ये डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसलिए हमने कहा कि जो स्फीयर होता है वो आउटर पार्ट में तो उतना डेंसर नहीं होता, जितना जब सेंटर की तरफ मूव करते हो तब वो डेंसर होता है। मतलब कोई भी अगर स्फीयर है तो उसकी जो सेंटर के आसपास का एरिया है वो ज्यादा डेंसर होता है एज कंपेयर टू सेंटर से दूर वाला एरिया। ये चीज थी। तो अब रदरफोर्ड आपको ऐसी तलाश थी, ऐसी रे की तलाश थी जो ये बोले कि यार मैं आउटर पार्टिकल्स को तो पेनिट्रेट कर दूंगी, मतलब ये वाला जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस समझ गए, ये जो सरकमफेरेंस है इसको तो पेनिट्रेट कर दे, लेकिन अंदर के पार्ट को पेनिट्रेट ना करें। इसको पेनिट्रेट कर दे लेकिन अंदर के पार्ट को पेनिट्रेट ना करें, मतलब वो चाहते थे कि इसके अंदर रे घुस जाए, इसको जो शील्डिंग दिख रही है बाहर, आउटर बाउंड्री दिख रही है, उसको पेनिट्रेट कर ले, लेकिन अंदर जाकर कुछ हरकत करे, मतलब अंदर जाकर वो पेनिट्रेशन ना करे, जिससे उसकी शैडो मिल जाए। और शैडो मिलने के लिए भी उन्होंने बहुत प्यारा दिमाग लगाया। पता है शैडो के लिए उन्होंने क्या करा? पीछे रख दी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। बोलो ये क्या थी? अरे ये वही फ्लोरेसेंस स्क्रीन थी भाई, ये वही फ्लोरेसेंस दिखाने वाली स्क्रीन थी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। ये स्क्रीन उनने रख दी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, और उनने ये चीज मान ली कि यहां पर जहां जहां लाइट ग्लो करेगी वहां वहां शैडो नहीं होगी, और जहां जहां ग्लो नहीं करेगी वहां वहां शैडो होगी। क्योंकि जाहिर सी बात है लाइट जहां पर पहुंच गई वहां पर ग्लो कर जाएगा जिंक सल्फाइड, और जहां पहुंच गई लाइट वहां शैडो बनेगी नहीं, क्योंकि लाइट पेनिट्रेट होकर पहुंच गई। और जहां लाइट नहीं पहुंची, जहां अंधेरा रहा, वो शैडो बन गई, वहां पर जिंक सल्फाइड स्क्रीन ग्लो नहीं करेगी तो वो शैडो बन गई। तो बस उन्हें एक ऐसी रे की तलाश थी जो इसको पेनिट्रेट कर सके, और उन्होंने पूरा दिमाग लगा लिया कि यार 100% वो रे जो होगी वो अल्फा रेज होंगी, जो बेसिकली अल्फा पार्टिकल से निकलेंगी। वो अल्फा रेज होंगी जो अल्फा पार्टिकल से निकलेंगी, जो बेसिकली हीलियम के डबली चार्ज हीलियम का जो आयंस है उससे रेडिएट होने वाली रेडिएशंस होती है अल्फा रे। और अल्फा रे की स्टडी करने के बाद उन्होंने अल्फा रे को सिलेक्ट किया कि ये वो मेरी रे है जो आउटर पार्ट को पेनिट्रेट कर देगी, लेकिन अंदर अगर कोर पार्ट पे जाएगी, अंदर अगर सेंटर के पार्ट पे जाएगी तो वो पेनिट्रेशन नहीं करेगी, तो मुझे इससे अंदर की शेडो यहां पर मिल जाएगी, और मैं इसको ऑब्जर्व कर लूंगा, मुझे पता चल जाएगा एटम का स्ट्रक्चर क्या है। क्लियर हो गया? तो दैट्स व्हाई ही सिलेक्टेड दिस अल्फा रे, एंड दैट्स व्हाई द एक्सपेरिमेंट इज नोन एज अल्फा रे स्कैटरिंग और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट।
और ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स बड़ा सिंपल था, ये जो अल्फा पार्टिकल का सोर्स था, ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स बड़ा सिंपल था, ये हम पढ़ चुके हैं। इट्स अ डबली चार्ज हीलियम आयन, इट्स अ डबली चार्ज्ड हीलियम आयन। तो इट्स बेसिकली अ डबली चार्ज हीलियम आयन, जिसको हम He+2 के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली पार्टिकल है, और इससे जो रेडिएशंस आएंगी, दोज रेडिएशंस विल बी नोन एज अल्फा रेज, दोज रेडिएशंस विल बी टर्म्ड एज अल्फा रेज। तो उस रेडिएशन को नाम दे दिया गया अल्फा रेडिएशंस, अल्फा रेज। तो ये अल्फा रेज बन गई। संपट पड़ गई क्या बात? क्लियर हो गया? अल्फा रेज को लेकर समझ में आया। अब क्या ऑब्जर्वेशंस उनको हुए? कौन सा एटम, अच्छा एटम कौन सा रखा ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। इट वॉज गोल्ड एटम, atom of gold which he has taken in the form of a foil, and that is why it is regarded as gold foil. गोल्ड का एटम लिखा। गोल्ड को लेने का सिर्फ एकमात्र पर्पस मेनली ये था कि उस समय का इनर्ट मेटल था, और सबसे अच्छी बात बड़ा एटम था, बड़ा भी था इनर्ट भी था। तो स्कैटरिंग अगर कुछ होगी, डेविएशन अगर रे का कुछ होगा, पेनिट्रेशन अगर रे का होगा, तो ये सारे जो ऑब्जर्वेशन है ये बहुत क्लियरली दिखाई देंगे। छोटे से एटम में होते तो नहीं दिखते, बड़े एटम में है तो दिख जाएंगे। तो ये एक एटम लिया, हालांकि ऐसा नहीं कि एक एटम लिया, बहुत सारे गोल्ड के एटम्स लिए थे, ग्रुप ऑफ एटम्स लिए थे और उसमें से पास कराई थी, बट वो फॉइल के रूप में था। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को कई बार रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का भी नाम दिया जाता है। इसी एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है, बट ये गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट था। तो गोल्ड फॉइल उन्होंने यहां पर ली, एंड देन ही अलाउड द अल्फा रे to pass through this gold foil, to penetrate into this gold foil. क्या ऑब्जर्वेशंस मिले, उस ऑब्जर्वेशंस की अभी हम चर्चा करते हैं, ठीक है। लेड डायफ्रागम्स क्यों लगाएं उसकी अभी हम बात करते हैं टोटली, लेकिन पहले मैं चाहता हूं एक स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो, मेरी बात आगे करने से पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे। अब समझना यह है कि यहां पर अल्फा रे तो ले ली, सिलेक्ट क्यों कर लिया उसका रीजन भी पता चल गया। लेड डायफ्रागम क्यों लिया, यहां पर लेड डायफ्रागम क्यों लिया? क्योंकि उनको रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करानी थी। अब जो रेडिएशंस होती है वो तो आपकी 3 डायमेंशनल ट्रैवल करेगी। मान लो अगर आपने कोई पार्टिकल यहां रख दिया है, अल्फा रे का पार्टिकल जो अल्फा रे रेडिएट करेगा, तो वो क्या करेगा, एक सीधी लाइन में थोड़ी ना जाएगा, वो तो हर जगह रेडिएट होता हुआ जाएगा। तो वो कहीं और जगह फैलेगा जहां पर हार्मफुल इफेक्ट वो कॉज कर सकता है, वो कॉज ना करे उसके लिए लेड डायफ्रागम यहां बनाया। क्योंकि लेड क्या करता है, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे कोई भी अल्फा रे अगर उस पर स्ट्राइक करेगी तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको रेडिएट होने नहीं देगा कुछ हद तक, ठीक है, कुछ लिमिट तक। तो ये अल्फा रे को इसलिए लेड डायफ्रागम से पास कराया गया, ठीक है, लेड डायफ्रागम से पास कराया गया। और जैसे ही गोल्ड फॉइल से पास होने दे दिया, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी जिसको माइक्रोस्कोप से लगातार वो ऑब्जर्व कर रहे थे। उस स्क्रीन से ऑब्जर्व करने पर क्या पता चला, ध्यान से सुनेंगे, कि कई रेस जो थी वो सीधे के सीधे पास हो गई। मतलब इसमें कई अल्फा रेज ऐसी थी जो बिल्कुल सीधे सीधे पास हो गई, बिल्कुल सीधे सीधे चली गई, बिल्कुल सीधे सीधे पास हो गई। कई अल्फा रेज ऐसी थी जो इस पार्टिकल से बिल्कुल सीधे सीधे पास हो गई, विदाउट शोइंग मच डेविएशन। मतलब जैसे ये रे आई, पास हो गई, ये रे आई, ये भी पास हो गई, ये रे आई, पास हो गई, ये रे आई, पास हो गई। उन्होंने कहा वायर, मतलब यहां पर बहुत सारी खाली स्पेसेस हैं, बहुत सारी खाली स्पेसेस है, मतलब यहां पर बहुत सारी खाली जगह एटम के अंदर जिससे मेरी अल्फा रे सीधे सीधे पेनिट्रेट हो गई, गो थ्रू हो गई, पास हो गई, और किसी ने भी उस अल्फा रे को रोका नहीं। उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा सेंटर से पास करते हैं, थोड़ा सा सेंटर की तरफ से पास करते हैं। तो जब उन्होंने इस रे को थोड़ा सा सेंटर की तरफ पास करा तो उनको एकदम चौंकाने वाला ऑब्जर्वेशन मिला। क्या? जैसे ही रे को थोड़ा सा सेंटर से पास किया तो रे डेविएट हो गई। मतलब यहां से यहां पर स्ट्राइक करना चाहिए था, ये ZNS चमकना चाहिए था, तो ये नहीं चमका, ये वाला पार्ट चमका। यहां से भेजा तो ये स्ट्राइक कर गया, ये अलग अलग एंगल्स पर, तो ये रेस क्या हो गई, कुछ डेविएट हो गई। दिस इज हाउ द रेस हैज शोन डेविएशन। तो रे यहां से गई और यहां चली गई और यहां चली गई। तो रे ने क्या करा, इस कदर का डेविएशन शो करा, इस तरीके का डेविएशन शो करा। तो इस तरीके से रे क्या हो गई, डेविएट हो गई, कुछ एक स्मॉल एंगल्स पे, कुछ लार्ज एंगल्स पे, कुछ स्मॉल एंगल्स पे, कुछ लार्ज एंगल्स पर, और ये रे में डेविएशन देखने को मिला।
रदरफोर्ड साहब इस बात से खुद हैरान हो गए थे कि यार रे ने डेविएट कैसे किया। मतलब डेफिनेटली थोड़ा बहुत सेंटर पर ऐसा कोई हार्ड सब्सटेंस है, ऐसा कोई कोर सब्सटेंस है जो मेरी रे को डेविएट होने नहीं दे रहा, जिससे मेरी रे जो है वो डेविएट नहीं हो रही है। 100% कोई कोर सब्सटेंस है जो मेरी रे को डेविएट नहीं होने दे रहा, जिससे मेरी रे डेविएट नहीं हो रही है। उन्होंने कहा चलो और एकदम सेंटर से पास करता हूं, एकदम सेंटर से कोई रे को पास करता हूं। तो उनने कहा कि वो रे जो है, उनने ऑब्जर्व किया कि वो रे बिल्कुल रिफ्लेक्ट बैक हो गई, बाउंस बैक हो गई। मतलब आपने जैसे भेजी थी सीधी, वैसी सीधे वो वापस आ गई, जैसे भेजी थी वैसे ही वापस आ गई। बोले बाउंस बैक हो गई। बोले यार 100% यहां पर कोई रिजिड, 100% कोई डेंसर पार्टिकल है यहां पर जो मेरी अल्फा रे को पास होने नहीं दे रहा। 100% यहां कोई डेंसर पार्टिकल है जो मेरी अल्फा रे को पास होने नहीं दे रहा। इनफैक्ट अल्फा रे बाउंस बैक हो रही है, अल्फा रे डेविएट हो रही है आगे पीछे में। और उससे उन्होंने यह भी पता कर लिया कि डेफिनेटली ये जो पार्टिकल है ये खुद पॉजिटिव चार्ज का है, खुद ये 100% पॉजिटिव चार्ज का है। क्यों? क्योंकि मेरी जो अल्फा रेज हैं वो अल्फा रे भी पॉजिटिवली चार्ज रेज है, क्योंकि इट्स अ डबली चार्ज हीलियम आयन। मेरे पास जो अल्फा रेज हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस की रेज हैं। और अगर वो पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन की रेज हैं, पॉजिटिवली चार्ज अगर वो हीलियम आयन है, तो डेफिनेटली यहां पर वो पार्टिकल जिससे वो टकरा रही है वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव से ही रिपेल करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव के ही दूर भागता है। अगर ये नेगेटिव होता तो यहीं चिपक जाता, न्यूट्रल होता तो एटलीस्ट डेविएट नहीं करता, बट डेविएट हो रहा है, इसके पास से आते ही डेविएट हो रहा है, तो 100% वो पॉजिटिव है। स्ट्राइक करने पर नहीं, मतलब पास इन्फ्लुएंस में भी आ गया तो डेविएट हो जाता है। तो डेफिनेटली यहां पर कोई सेंट्रल पार्ट है, और इस सेंट्रल पार्ट में 100% प्रोटॉन रहता है। प्रोटॉन रिसाइड्स इन दिस, 100% इस पार्टिकल में प्रोटॉन रहता है। और प्रोटॉन रहता है तो ये प्रोटॉन का घर है, इस जिसको इनने बाद में न्यूक्लियस नाम दे दिया था, जिसको इन्होंने बाद में नाम दे दिया था न्यूक्लियस। तो किसी प्रोटॉन के अंदर ये पार्टिकल होता है न्यूक्लियस नाम का। ये खुद तब रदरफोर्ड को इस एक्सपेरिमेंट से पहले नहीं पता था। वो तो सिर्फ चाहते थे कि मैं एक परछाई वाला एक्सपेरिमेंट करूं, एक शैडो वाला एक्सपेरिमेंट करूं और देखूं पार्टिकल, कौन कौन से पार्टिकल किस तरीके से मौजूद है एटम के अंदर। तो इसलिए उन्होंने एक शैडो वाले कंसेप्ट को लेकर, साइंस को लेकर इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराया, और वो खुद शॉक्ड हो गए कि एटम के बिल्कुल सेंटर पे एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, जिसको उनने बोल दिया कि 100% ये प्रोटॉन का घर होता है। और प्रोटॉन का जो घर होता है वो ये होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो रदरफोर्ड का नाम आज भी केमिस्ट्री में दर्ज है। एक तो प्रोटॉन की खोज करी थी इस वजह से भी, और प्रोटॉन की पोजीशन भी बताई थी कि वो न्यूक्लियस में होती है, न्यूक्लियस की खोज की थी इस वजह से भी। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस का क्रेडिट भी रदरफोर्ड साहब को जाता है। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, इस बात का पता रदरफोर्ड साहब ने लगाया था। ये क्रेडिट पूरा आज केमिस्ट्री में रदरफोर्ड को ही दिया जाता है। तो रदरफोर्ड को ये न्यूक्लियस का पता चला, और न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है? प्रोटॉन। So in this way the nucleus was discovered by Rutherford with the help of alpha ray scattering experiment or with the help of gold foil experiment. With the help of alpha ray scattering experiment or with the help of gold foil experiment nucleus की खोज की गई। तो ये nucleus खोज निकाला, and this nucleus is positively charged in nature. Why it is positively charged in nature? Because proton which itself is a positive charge particle resides in this nucleus. तो basically वो जो proton है वो reside करता है इस nucleus में। That is why it is called as positively charged nucleus. Positively charged. तो ये positive charge है। बाद में उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के बाहर जो शेल दिख रही है वहां पर गोल गोल घूमता है। इलेक्ट्रॉन वहां पर गोल गोल घूमता है, और जिसका कोई मास का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, बट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड दिस न्यूक्लियस इन अ प्लैनेटरी टाइप ऑफ मोशन। प्लैनेटरी मोशंस में जैसे घूम सकते हैं वैसे वो घूमते हैं, जैसे प्लैनेट घूमते हैं सन के अराउंड वैसे वो घूमते हैं, इस तरीके से। तो ये बात उन्होंने बताई। और देखो इसको लेड बॉक्स में रखा था बकायदा, जो पार्टिकल का सोर्स निकला था वो लेड बॉक्स से निकला था। तो देखो उन्होंने रे को यहां पास कराया, जैसी एटम से गई स्ट्राइक कर गई। देखो कुछ एंगल्स पे डेविएट हो गई, ये एंगल्स पे डेविएट हो गई, ये एंगल्स पे डेविएट हो गई, दिस वाज द एंगल्स, ये एंगल्स पे डेविएट हो गई। ठीक है, कुछ बाउंस बैक हो गई, वापस आ गई, वापस आ गई। देखो गोल्ड फॉइल से वापस आ गई,
तो स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स, दीज आर स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स। और रे अकेली नहीं थी, रे के साथ पार्टिकल भी मौजूद था, तो पार्टिकल की स्ट्राइकिंग से भी समझ में आ रहा था। तो ये आपका गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे रदरफोर्ड carried out experiment on the bombardment of atoms by high speed positively charged alpha particles। तो उन्हें पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स को हाई स्पीड में बम्बार्ड किया, मतलब वही रेडिएशंस को बम्बार्ड किया। हाई स्पीड के पार्टिकल्स थे, बहुत ज्यादा स्पीड थी अल्फा पार्टिकल्स की। emitted from radium and gave the following observations। और यहां पर जो सब्सटेंस रखा था इट वाज रेडियम, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, क्योंकि आपको पता है अल्फा रे हो, बीटा रे हो या गामा रे हो, ये तीनों रे निकलती हैं किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से। हालांकि हीलियम का आयन भी हम ले सकते हैं, लेकिन यहां पर जो रदरफोर्ड साहब ने लिया वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहां पर लिया। तो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहां पर लिया which was based on his experiment। so it was all based on his experiment। स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार इस पूरे पार्ट का, स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, फर्दर उन्होंने यहां पर क्या किया, ध्यान से सुनेंगे। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स नियरली 99% कंटिन्यूड विद देयर स्ट्रेट पाथ। ऑब्जर्वेशन पहला क्या रहा, लगभग 99% मतलब लगभग सारे ही जो अल्फा रेस थी, अल्फा पार्टिकल्स थी, वो सीधे सीधे निकल गई। सीधे सीधे क्या हो गई, वो वहां से निकल गई विदाउट शोइंग एनी डेविएशन, विदाउट शोइंग एनी रिफ्लेक्शन, विदाउट शोइंग एनी ऑब्स्ट्रक्शंस, वो सीधे सीधे पास हो गई। देखो मेजॉरिटी ऑफ अल्फा रेज पास हो गई, देखो पास हो गई, विच कंक्लूड्स दैट देयर इज अ लॉट ऑफ वैक्यूम इनसाइड एन एटम, जिससे यह साबित हुआ कि एटम के अंदर बहुत ज्यादा खाली स्पेस है, बहुत ज्यादा वैक्यूम है। एक बात। सेकेंड पॉइंट, some of the alpha particles passed very close to the center of the atom and deflected by small angles। कुछ अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया गया, सेंटर ऑफ द एटम के नजदीक से गुजारा गया और देखा गया कि वो डेविएशन हो गई, वो डिफ्लेक्शन हो गई। ज्यादातर उसमें स्मॉल एंगल्स पे हुआ, कुछ उसमें लार्ज एंगल्स पर भी डिफ्लेक्ट हुई थी। एंड वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर थ्रोन बैक 180 डिग्री, मतलब बहुत कम पार्टिकल्स थे जो वापस भी आ गए, बहुत कम पार्टिकल्स थे जिन्होंने बाउंस बैक कर दिया, जो वहां से टकराए और वापस आ गए, जो टकराए और वापस आ गए। तो बाउंस बैक होने की वजह से देयर वर सो मेनी पार्टिकल्स जिन्होंने बाउंस बैक किया 180 डिग्री के एंगल पर। तो इससे यह साबित हुआ कि डेफिनेटली सेंटर के पार्ट पर एक ठोस, एक डेंस, एक रिजिड है। डेंस और रिजिड क्यों है, क्योंकि अल्फा रे जिसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रही वो कठोर चीज हो सकती है, वो डेंसर चीज हो सकती है। क्योंकि सोचो ना, अल्फा रे हाई स्पीड की बहुत एनर्जेटिक होती है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से निकलती है, पॉजिटिवली चार्ज रेज होती है तो वो इतनी अच्छी एनर्जी की रेस को भी कोई रोक सके तो वो डेंसर या रिजिड पार्टिकल ही होगा। जैसे हम कोई फ्रूट खाते हैं, आम खाते हैं, तो आम में गुठली होती है ना बीच में, आम का अपर पार्ट जो ऊपर का पार्ट होता है जो अपन छील के खाते हैं वो तो बड़ा कोर पार्ट, बड़ा सॉफ्ट पार्ट होता है, मतलब बड़ा सॉफ्ट पार्ट होता है वो, तो उसको तो अपन खा सकते हैं। लेकिन गुठली कितनी हार्ड, कितनी रिजिड होती है। कुछ उसी प्रकार जो एटम होता है वो भी, उसका स्ट्रक्चर भी वैसा होता है। जो आउटर पार्ट्स रहते हैं, जो सरफेस वाले पार्ट्स रहते हैं वो बड़े सॉफ्ट होते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करता है, मूव करता है बेसिकली। और जो डेंसर पार्ट होता है, जो सेंट्रल कोर पार्ट में आप जाते हो तो वहां पर आपको गुठली जैसा एक न्यूक्लियस मिलता है जिसके अंदर प्रोटॉन बैठा रहता है। हालांकि रदरफोर्ड ने यह नहीं बताया था कि न्यूट्रॉन भी इसके अंदर रहता है, क्योंकि तब तक न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। मैं बहुत क्लियर कर दूं, तब तक न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। तो इसलिए क्या बोला जाता है कि जब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई उसके बाद तो न्यूट्रॉन की भी जगह यही बताई गई कि ये न्यूक्लियस के अंदर ही बैठा होगा प्रोटॉन के साथ, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही है जो मास में कंट्रीब्यूट करते हैं एटम में। जो एटम का मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंट्रीब्यूशन से ही आता है। तो फिर एटम का चूंकि पूरा मास सेंटर पे ही कंसंट्रेटेड है, किसी भी एटम का पूरा मास उसके सेंटर पे ही लोकेटेड है, तो फिर 100% प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन, जो दो लोग मास कंट्रीब्यूट करते हैं, वो दोनों सेंटर पे ही होंगे। और सेंटर बोले तो न्यूक्लियस के अंदर। तो डेफिनेटली वो तो दोनों चीजें जो होंगी वो न्यूक्लियस के अंदर यानी कि सेंटर पे होंगी। ये बात यहां से कंक्लूड होती है, ये बात यहां से समझ आती है। संपट पड़ी के बाद एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इस पूरे ऑब्जर्वेशंस का और कंक्लूजन तो वैसे मैंने आपको बता दिया, बट दीज वर दी ऑब्जर्वेशंस। कंसेप्ट क्लियर हो गया यहां पर। सो दिस वाज अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इसके मेन फीचर्स या उनका जो कंक्लूजन था उससे क्या उन्होंने निकाला, most of the alpha particles continued their straight path, that means most of the space of the atom is empty। ये कंक्लूजन निकाला। पहले ऑब्जर्वेशन था, उस ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है, बिल्कुल एम्प्टी है। दूसरी बात, द सेंटर ऑफ एन एटम हैज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी
called nucleus which repel positively charged alpha particles. एटम के जो सेंटर है, एटम का जो सेंटर है वहां पर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसको न्यूक्लियस बोला गया है, जो हमारी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर करता है, यानी कि उनको डेविएट करता है, उनको रिपेल करता है, एंड दस एक्सप्लेन द स्कैटरिंग फिनोमेना। और इस वजह से वो क्या दिखाने लगता है, एक स्कैटरिंग फिनोमेना दिखाने लगता है। तो इस वजह से स्कैटरिंग फिनोमेना देखने को मिलता है। फर्दर, होल मास ऑफ एन एटम, देखना ध्यान से सुनना, whole mass of an atom is concentrated in its nucleus and very few particles were thrown back. पूरा जो मास होता है वो बिल्कुल न्यूक्लियस पर ही कंसंट्रेटेड रहेगा क्योंकि सेंट्रल पार्ट है और वहीं पर मेनली फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। ये बेस बना कि सेंटर पे जब पूरा मास है और सेंटर पे न्यूक्लियस है तो मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फिर सेंटर पे होने चाहिए, क्योंकि एटम का पूरा जो मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि हम बात कर चुके इलेक्ट्रॉन का मास कभी नहीं कंसिडर करते एटम में, बहुत छोटा बहुत कम मास है, नेग्लिजिबल मास है, तो वो कंसिडर नहीं करते। विच मीन्स द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। सो इट इंप्लाइज दैट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, लगभग 10⁻³ सेंटीमीटर। और ये बात कैसे पता चली, देखो ऊपर से उनने पहला डेविएशन देख लिया, यहां पर उनने ऊपर से पहला डेविएशन देख लिया कब हो रहा है और नीचे से कब हो रहा है। तो जहां से पहला डेविएशन आ रहा है, यहां देखो आप मेरी ये जो मैंने एक ये वाली लाइन बनाई है, ये वाली लाइन देखो आप, रेड लाइन से मैं इसको डिनोट कर रहा हूं, ये पहला डेविएशन, ये, और नीचे से यहां पर पहली बार डेविएशन। तो मतलब यहीं से डेविएशन आना शुरू हुआ, यहां पर भी नीचे से डेविएशन आना शुरू हुआ, तो मतलब पार्टिकल का जो डायमीटर होगा वो इसी बीच में होगा ना। पहला डेविएशन यहां देखने को मिला, दूसरा डेविएशन यहां देखने को मिला नीचे से, तो मतलब पार्टिकल का जो टोटल डायमीटर होगा वो इसी के बीच में होगा। ये डायमीटर का है, यहां पर तो डेविएट हो गई वो अलग अलग एंगल पर, तो ये बेसिकली डायमीटर हो गया। इस डायमीटर से उनने उस न्यूक्लियस की रेडियस भी निकाली, ये न्यूक्लियस का डायमीटर हो गया, तो उनने डेफिनेटली इस डायमीटर की मदद से न्यूक्लियस की क्या निकाल ली, रेडियस निकाल ली। तो इस डायमीटर की मदद से ही हैज कैलकुलेटेड द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, और रेडियस निकला लगभग 10⁻³ सेंटीमीटर। तो मीन्स द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, लगभग -13, नॉट 3, वही मैं सोचा था, 10⁻³ सेंटीमीटर। तो लगभग 10⁻³ सेंटीमीटर के जोन में रेडियस निकली, 10⁻³ सेंटीमीटर के रेंज में ये बेसिकली रेडियस निकली। It showed that the size of the nucleus is 10⁻⁵ times small in size as compared to the total size of an atom. मतलब जो एटम का साइज है उसके मुकाबले न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁵ टाइम्स छोटा है। 10⁻⁻13 सेंटीमीटर इज न्यूक्लियस का साइज, 10⁻⁸ सेंटीमीटर इज एटम का साइज। एटम का साइज होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर के आसपास, तो लगभग 10⁻⁵ टाइम्स का डिफरेंस है। तो इसलिए न्यूक्लियस 10⁻⁵ टाइम्स छोटा है एटम के साइज से। मोर the size and volume of the nucleus is very small as compared to the total size and volume of atom. तो इसलिए जो वॉल्यूम और साइज है न्यूक्लियस का वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द टोटल साइज एंड वॉल्यूम ऑफ एटम। एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा इंक्रीजेस। और जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ेंगे, जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी प्रोटॉन्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, तो आप कहोगे वैसे वैसे डिफ्लेक्शंस बढ़ेंगे, थीटा बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा प्रोटॉन्स आएंगे ना। एटॉमिक नंबर आगे हम लोग पढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर इज बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। Atomic number is basically number of protons inside the nucleus. Atomic number क्या है? It's number of protons in the nucleus. In the nucleus. तो ये basically number of protons है nucleus के अंदर, atomic number. तो basically atomic number जो है, अगर ये बढ़ गया, अगर atomic number बढ़ गया तो 100% प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई। प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई तो बताओ डिफ्लेक्शन और बढ़ेगा कि घटेगा? डिफ्लेक्शन और बढ़ेगा, डिफ्लेक्शन और ज्यादा होगा। वाई डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा? क्योंकि रिपल्शन उतना तेज होगा, क्योंकि प्रोटॉन की वजह से तो रिपल्शन हो रहा है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ा दी तो रिपल्शन भी बढ़ेगा। जो डिफ्लेक्शन हो रहा है रिपल्शन वाला अल्फा पार्टिकल्स का, वो बढ़ जाएगा। तो तब जो थीटा की वैल्यू है, जो डिफ्लेक्शन एंगल है थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, तो वो डिफ्लेक्शन एंगल भी क्या होगा? इंक्रीज होगा।
ये भी एक नया ऑब्जर्वेशन है। यहां से हम आईआईटी कोर के लिए बोल सकते हैं कि टॉपिक क्वेश्चन बन सकता है कि एटॉमिक नंबर के बढ़ने से एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो होता है वो थीटा बढ़ जाता है। आईआईटी मेंस के लिए जो होता है ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है यहां से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट पर स्टार भी बना लो। एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। स्क्रीनशॉट ले लें इस पूरे पार्ट का। तो दीज वर द कंक्लूजन्स दैट वर मेड by Rutherford, and through which he concluded that atom is spherical in shape, at the center of which there is a positively charged dense and rigid particle known as nucleus, in which proton and neutron resides, and the whole mass of that atom is concentrated within that nucleus, whereas electron revolve around that nucleus. Electron moves in a circular path around that nucleus, making the atom electrically neutral because electrons and protons will nullify each other and make the electron neutral. तो ये पूरे एटम का स्ट्रक्चर उनने दिया कि न्यूक्लियस की खोज हुई और बोला गया कोई भी एटम में जो न्यूक्लियस होगा वो बिल्कुल सेंटर पर स्थित होगा, सेंटर पर मौजूद होगा, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे, क्योंकि पूरा जो मास है एटम का वो सेंटर पे ही होता है, और सेंटर पे चूंकि न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर ही पूरा मास आ गया एटम का, और वो न्यूक्लियस बहुत हार्ड, बहुत रिजिड, बहुत डेंस है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो उस न्यूक्लियस के आस पड़ोस में परिक्रमा ले रहे हैं, मतलब गोल गोल घूम रहे हैं उसके बगल में, और वो उसके परिक्रमा ले रहे हैं, गोल गोल चक्कर काट रहे हैं उसके अराउंड एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में। तो दिस वाज द रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। हालांकि इस मॉडल का भी ड्रॉबैक था, क्योंकि ये मॉडल हम आज नहीं मानते, इस मॉडल में भी कुछ कमियां थी, लेकिन एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये बात आज मतलब जब मैं वीडियो ये बना रहा हूं तब तक तो मानते हैं, तब तक तो ये बिल्कुल मानते हैं कि ये बिल्कुल एटम का जो मॉडल है वो ऐसा ही दिखता है, एटम का जो मॉडल है वो ऐसा ही आपको दिखेगा। तो ये एटॉमिक, ये जो न्यूक्लियस होता है, सॉरी, वो हम मानते हैं। एटॉमिक मॉडल तो खैर चेंज हो गया, वो तो अरविंद श्रोडिंगर का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आएगा, लेकिन जो न्यूक्लियस होता है वो जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो वो वहां तक तो मानते हैं कि न्यूक्लियस एटम के अंदर होता है, एंड न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने वो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस की खोज की थी। संपट पड़ गई, ये सारी चीजें क्लियर हो गया, कोई डाउट मन में नहीं होना चाहिए, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मॉडल की कुछ खामियां थी, तो मॉडल नहीं मानते आज, ठीक है, सिर्फ न्यूक्लियस होता है ये मानते, ठीक है। तो मॉडल में क्या कमियां थी उसका भी हम डिस्कशन करेंगे अपने आने वाले वीडियो में, क्योंकि छोटे छोटे लेक्चर्स मैंने इसलिए बनाए ताकि आपको सहूलियत हो पढ़ने में। नहीं तो कई बार होता है ना सर, बड़े बड़े वीडियोस आप बना देते हो, इतने बड़े डिटेल्ड एनालिसिस के वीडियो बनते हैं 3-3, 4-4 घंटे के, तो वो एक बार में पढ़ाई में आंखों पे भी स्ट्रेस आता है, एक बार में हम पढ़ भी नहीं पाते, तो मैंने उसको पार्ट्स में कर दिया, ठीक है। तो जो ड्रॉबैक्स होगा वो ड्रॉबैक्स बच्चों हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। बाकी आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अगर आप वेबसाइट पर जाओगे तो वेबसाइट पर जितने लेक्चर्स है, जितने सेशंस है, वो सब आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। फिर चाहे आप वो बोर्ड स्पेसिफिक हो, चाहे सीबीएसई या यूपी बिहार बोर्ड के लिए अगर आप पढ़ रहे हो तो स्पेसिफिक लेक्चर्स वहां पर हैं, या आप अगर आपके कोई छोटे भाई बहन या कोई भी रिलेटिव फाउंडेशन क्लास में और एनटीएससी ओलंपियाड की तैयारी कर रहा हो तो आप उनको चैनल रेफर कर सकते हो और वेबसाइट रेफर कर सकते हो। आप खुद अगर सीयूईटी, आईआईटी, जेईई, नीट की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई बड़े भैया दीदी तैयारी कर रहे हैं, जैसे स्पोकन इंग्लिश, बैंक एंड इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जैब, कैब, इस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे कोर्सेज, एक्सक्लूसिव सारे कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल और मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। सारे लेक्चर्स आप मोबाइल से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, टैबलेट से, किसी से भी आप एक्सेस कर सकते हो। कोई सब्सक्रिप्शन आपको बाय नहीं करना, कोई कूपन कोड नहीं लगाना, कोई आपको पैकेज नहीं खरीदना, क्योंकि 100% फ्री एजुकेशन है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। तो जितना हो सके ये चैनल लोगों तक पहुंचाएं। कोई भी आपका फ्रेंड, रिलेटिव, परिचित, जान पहचान वाला अगर इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, केजी से लेकर 12 तक, वो किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ता हो, सारे सब्जेक्ट्स, कोई सी भी क्लास के सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर भी और मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट magnetbrains.com पर भी। तो उनको ये चैनल के बारे में बताएं, उनको वेबसाइट के बारे में बताएं, चैनल सब्सक्राइब आप खुद भी करें और उनको भी करने को बोलें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।